अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द क्लास ए टू फिजिक्स। आज हमारे पास टॉपिक है मेडिकल फिजिक्स। और मेडिकल फिजिक्स के अंदर हम जो पहली चीज अभी अब पढ़ने जा रहे हैं क्लास में, इसका नाम है एक्स रेस। एक्स रेस के पेपर में बहुत सवाल आते हैं मेडिकल फिजिक्स में। अगर मैं कहूँ तो अल्ट्रासाउंड और एक्स रेस, ये दो टॉपिक्स हैं जिनको बहुत ज्यादा पूछा जाता है। लेकिन खैर तीसरा टॉपिक भी इतना कम इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसको हम पीईटी पेट स्कैन कहते हैं। तो इन चीजों को हम पढ़ेंगे, लेकिन हम पहले किसके बारे में बात कर रहे हैं आज। आज हम बात कर रहे हैं एक्स रेस के बारे में। एक्स रेस क्या होती है, पहले तो मैं आप लोगों को ओ लेवल वाला और एएस लेवल वाला इंट्रोडक्शन दूं कि एक्स रेस के बारे में आप क्या जानते हैं। अगर कोई भी आपसे पूछ लेता है व्हाट आर एक्स रेस, एक्स रेस का सिंपलेस्ट इंट्रोडक्शन क्या है, तो आप एक्स रेस के बारे में बताएंगे एक्स रेस होती हैं these are these are high frequency comma short wavelength. These are high frequency comma short wavelength electromagnetic radiations. क्या होती हैं एक्सरेज? हाई फ्रीक्वेंसी शॉर्ट वेवलेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपको पूरा याद होगा। कहां से स्टार्ट होता है? सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाली रेडियो वेव्स, फिर माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, याद आ रहा है, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गैमा रेज। तो वो जो आपका पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर एक्स रेज कह लीजिए कि सेकंड नंबर पर आती है व्हेन इट कम्स टू फ्रीक्वेंसी। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी तो गैमा रेज की होती है। गैमा रेज के बाद दूसरे नंबर पर जिनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, उनका नाम है एक्स रेज। अच्छा, अब एक्स रेज के बारे में जरा सुनो, बड़े मजे की। तुम्हें पता है एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वेवलेंथ क्या होगी? वेवलेंथ कम होगी। फॉर्मूला आपको पता है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा वाला फॉर्मूला पढ़ा है ना आपने। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उसकी वेवलेंथ कम होती है। तो आप ये भी लिख सकते हैं नॉलेज के लिए, देयर वेवलेंथ देयर वेवलेंथ आर इन द रेंज। इनकी वेवलेंथ कहां से कहां तक होती है, ये एएस लेवल में आपको ये रेंजेस याद भी करवाई थी। 10⁻⁻8 मीटर से लेकर 10⁻−13 मीटर तक, यानी इतनी छोटी वेवलेंथ होती है इनकी। एक्स रेस की इतनी छोटी वेवलेंथ होती हैं। अच्छा, एक्स रेस के बारे में एक और बात याद दिलाना चाहूंगा। दीज आर आयोनाइजिंग रेडिएशंस। एक्स रेस कैसी रेडिएशंस हैं? आयोनाइजिंग रेडिएशंस हैं। आयोनाइजिंग रेडिएशंस का मतलब ये हुआ कि एक्सरेज जहां भी जाएंगे, एक्सरेज जहां भी जाएंगी वहां जाकर आयनाइजेशन करेंगी। बेटा, आयनाइजेशन करने का मतलब ये हुआ कि एटम्स को आयन में तब्दील कर देंगी। अच्छा, ये जो एटम्स को आयन में तब्दील करने वाली बात है, ये आपको थोड़ी सी समझनी होगी, थोड़ा सा याद दिला देता हूं। फर्ज करो ये एक सब्सटेंस है, कोई भी एक सब्सटेंस है। इस सब्सटेंस के अंदर ये एटम्स हैं। क्या है? एटम्स। तुम्हें पता है जब एक्स रेज इस सब्सटेंस के पास आएंगी, एक्स रेज अपनी एनर्जी इन एटम्स को दे देती हैं, और एटम्स पता है क्या करते हैं? एटम्स एनर्जी गेन करके अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं। तो तुम मुझे बताओ, अगर एटम अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो क्या वो एटम अब एटम रहेगा? क्या वो एटम अब न्यूट्रल रहेगा? आप बोलेंगे नहीं सर, जब एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं तो फिर वो एटम एटम थोड़ी रहता है सर, वो बन जाता है पॉजिटिव आइन। आपको ये तो पता है ना कि एटम न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव। लेकिन मैंने क्या कहा, जब कोई एटम एक्स रेज एब्जॉर्ब करेगा तो एनर्जी लेकर वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। अबे तो अगर एटम ने इलेक्ट्रॉन ही लूज कर दिया तो एटम रहा ही नहीं, एटम तो पॉजिटिव आइन बन जाएगा। दैट्स माय पॉइंट। तो मैं यही बताना चाह रहा हूं कि एक्सरेज जहां भी जाती हैं वहां जाकर क्या करती हैं? वहां जाकर आयनाइजेशन करती हैं। आयनाइजेशन का मतलब ये हुआ वहां के एटम्स को आयन बना देती हैं। आयोनाइज करने का मतलब आयन्स बना देना। सर, अगर हमारी बॉडी में एक्सरेज आ गई तो क्या होगा? अगर हमारी बॉडी, फर्स्ट करो मेरा हाथ है, मेरे हाथ पे एक्सरे का एक्सपोजर हुआ तो मेरे हाथ को भी कोई फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। तुम्हें पता है अगर एक्सरेज तुम्हारी बॉडी के अंदर एंटर हो गई तो तुम्हारी बॉडी के अंदर भी वो वही काम करेंगी। वो एटम्स को किस में तब्दील कर देंगी? आयंस में तब्दील कर देंगी।
तो तुम्हारी बॉडी के अगर एटम आयंस बन जाएंगे तो इसका मतलब बेटा यहां तो तुम्हारी बॉडी का केमिकल स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया। तो इसीलिए कहते हैं एक्सरेज हार्मफुल रेडिएशंस है। कैसी रेडिएशंस है एक्सरेज? एक्सरेज आर हार्मफुल रेडिएशंस एंड व्हाई आर दे हार्मफुल? दे आर हार्मफुल बिकॉज ऑफ देयर आयनाइजिंग प्रॉपर्टी। तो बच्चों को ये तो याद होता है कि एक्सरेज हार्मफुल है, बचपन से सुन रखा है सर एक्सरेज बहुत खतरनाक है, एक्सरेज बहुत हार्मफुल है। अबे लेकिन क्यों हार्मफुल है? रीजन भी तो बताओ। आपने डरा के रखा हुआ है बच्चों को, अल्लाह बाबा आ जाएगा। अबे भाई एक्सरेज हार्मफुल है, ठीक है, क्यों? क्यों हार्मफुल है आप बताओ। बीइंग एन A2 स्टूडेंट, बीइंग अ बड़ा बच्चा, अब आप इतने छोटे नहीं हो कि आपको ये रीजंस ना पता हो। एक्सरेज आर हार्मफुल बिकॉज दे आर आयनाइजिंग रेडिएशन। तो देखो मैंने क्या लिखा है, दीज आर आयनाइजिंग रेडिएशंस, दिस मेक देम हार्मफुल if they are exposed on us। अगर आपने, बल्कि ऑन अस इन अ सिग्निफिकेंट क्वांटिटी, अगर तुमने एक सिग्निफिकेंट क्वांटिटी में एक्सरेज को हम पर एक्सपोज किया, यानी हमारी बॉडी में एक्सरेज गई, तो ये हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती हैं अपनी आयनाइजिंग प्रॉपर्टी की वजह से। अच्छा एक चीज और लिख लो भाई, एक्सरेज प्रोड्यूस कैसे होती है? मैं अभी पूरे एक्सरे का इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। एक्सरेज कैन बी प्रोड्यूस्ड। अब ये है सबसे असल चीज, अगले 15-20 मिनट तक मैं इसी पे बात करूंगा। एक्स रेज कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय डीसेलरेशन ऑफ फास्ट मूविंग चार्ज्ड पार्टिकल्स, और ब्रैकेट में लिख रहा हूं इलेक्ट्रॉन्स। X-rays can be produced by deceleration of fast moving charged particles, electrons, when they are made to hit a metal target। ये देखें क्या लिखा है मैंने, क्या लिखा है, एक्सरेज कैसे पैदा होती हैं? एक्सरेज पैदा होती हैं जब आप फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को, बहुत तेजी से मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन्स को, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को कहां कहां हिट करवाते हैं? मेटल टारगेट पे हिट करवाते हैं। मेटल टारगेट पर हिट करने से ये इलेक्ट्रॉन्स डीसेलरेट हो जाते हैं, और इनके डीसेलरेट होने के नतीजे में क्या प्रोड्यूस होती है? एक्सरेज प्रोड्यूस होती है। सर क्या मतलब है इसका? सर ये समझ नहीं आया, क्या मतलब है कि जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स डीसेलरेट होंगे तो एक्सरेज प्रोड्यूस हो जाएंगी? व्हाट डज ऑल ऑफ दिस मीन? इन तमाम बातों का मतलब क्या है? तो इन्हीं बातों के मतलब को समझने के लिए अब मैं क्या करवाने जा रहा हूं, अब मैं तुम्हें एक्सरे की प्रोडक्शन समझाने जा रहा हूं। तो अब देखें अगली हेडिंग हम डालेंगे, प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एक्स रे, प्रोडक्शन ऑफ एक्स रे। एक्स रेस कैसे प्रोड्यूस होती हैं, अब हमें ये सीखना होगा। तो आइए इस पे बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट हाउ एक्स रेज आर प्रोड्यूस्ड। चेक। अच्छा यहां पर हमें एक पिक्चर निकालनी होगी। ये पिक्चर मैं बना नहीं रहा, ये मैं इंटरनेट से कॉपी कर रहा हूँ। ये मैंने गूगल क्रोम पे खोल के रखी हुई थी। इससे ये हो जाएगा कि मुझे डायग्राम बनानी भी नहीं पड़ेगी और आपको अच्छी खासी चीज समझ भी आ जाएगी। चलें भाई, ये एक पिक्चर आ गई है बच्चों, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पिक्चर, क्योंकि इस पिक्चर की मदद से ही हम समझेंगे कि एक्सरेज कैसे पैदा की जाती हैं, हाउ आर दे प्रोड्यूस्ड। अब देखो इस पिक्चर में तुम्हें क्या बना के दिखाया हुआ गया है, पहले मैं तुम्हें पूरी डायग्राम एक्सप्लेन करता हूं ताकि तुम्हें समझ आ जाए। सबसे पहले देखो, क्या तुम्हें इस पिक्चर के अंदर इस तरह का एक फिलामेंट कहीं पे दिखाई दे रहा है? कैन यू सी अ फिलामेंट लाइक दिस इन दिस पिक्चर? दिख रहा होगा तुम्हें, है ना? ये रहा, ये फिलामेंट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इस फिलामेंट का क्या काम है पता है? इस फिलामेंट को आप इलेक्ट्रिसिटी देकर आप इस फिलामेंट को गर्म करते हो, इलेक्ट्रिकल हीटिंग। यार वो होते थे ना, हीटिंग कॉइल्स आती थी क्या, आती है, हीटिंग कॉइल्स होती है ना। आपको पता है ना, कॉइल होती है रेजिस्टेंस वायर की, नॉर्मली टंगस्टन का बना हुआ वायर होता है। आयरन के अंदर भी आपकी जो स्त्री ना, स्त्री स्त्री के अंदर भी आप कभी स्त्री को खोला है आपने?
जब आप इस्त्री को खोलेंगे ना, अपनी आयरन को खोलेंगे, तो उसके अंदर आपको कॉइल दिखाई देगी, कॉइल। और वो कॉइल क्या होती है? वो एक रेजिस्टेंस वायर की बनी हुई होती है। जब आप उसमें से बिजली गुजारते हैं वो शदीद गर्म हो जाती है। तो जब बिजली देकर किसी चीज को गर्म किया जाता है, इस चीज को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल हीटिंग। क्या कहते हैं बच्चों? इस चीज को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल हीटिंग। इलेक्ट्रिकल हीटिंग का मतलब बिजली देकर किसी चीज को गर्म करना। अब यहां पर क्या है मेरे पास? यहां पर मेरे पास एक फिलामेंट है। व्हाट डू आई हैव अ फिलामेंट। और ये फिलामेंट अमूमन किस मटेरियल का बना होता है मेरे बच्चों? ये फिलामेंट बना हुआ होता है टंगस्टन का। टंगस्टन की बस मैं आपको एक खास बात बताऊंगा। टंगस्टन का बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। सर हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों जरूरी है? अबे भाई, अगर लो मेल्टिंग पॉइंट होगा और तुमने उसको बहुत ज्यादा गर्म कर दिया, तो टंगस्टन तो पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? आप यहाँ टंगस्टन इस्तेमाल कर रहे हैं। टंगस्टन की खास बात यह है कि टंगस्टन को जब आप इलेक्ट्रिकली हीट करते हैं, इलेक्ट्रिकली हीट करने का मतलब बिजली उसमें से पास करवाकर जब आप उसको हीट करते हैं, तो नतीजे में क्या होता है? नतीजे में वो गर्म हो जाता है, शदीद गर्म हो जाता है। सही है। आपको पता है एक वक्त आएगा, ये टंगस्टन का ये जो फिलामेंट है, ये इतना ज्यादा गर्म हो जाएगा, इतना ज्यादा गर्म हो जाएगा कि हम बोलते हैं सर ये हो गया है व्हाइट हॉट। व्हाइट हॉट फिलामेंट कैसा हो जाता है? व्हाइट हॉट हो जाता है। अच्छा, बच्चा बोलते हैं सर रेड हॉट सुना है। रेड हॉट तो सर हमने सुना है, ये व्हाइट हॉट क्या होता है सर? ये कुछ नया आया मार्केट में। तुम्हें पता है जब किसी चीज को बहुत गर्म किया जाता है ना, उसमें से इंफ्रारेड रेडिएशंस निकलते हैं। लेकिन तुम उसे और गर्म कर दो, फिर उसमें से विजिबल रेडिएशंस निकलेंगी, जैसे वो रेड हॉट हो जाता है। तुम उसे और गर्म करो, और गर्म करो, और गर्म करो, जब वो शदीद गर्म हो जाता है, उसमें से सारी विजिबल रेडिएशंस निकलना शुरू हो जाती हैं। और तुम ही मुझे बताओ, फिजिक्स के स्टूडेंट्स, जब सारी विजिबल रेडिएशंस का कलर मिक्स करोगे तो कैसा कलर बनेगा? व्हाइट कलर बनेगा ना। तो जब कोई चीज रेड हॉट होती है और जब कोई चीज व्हाइट हॉट होती है, तो उसका मतलब समझो। रेड हॉट का मतलब ये हुआ उसमें से रेड कलर वाली वेवलेंथ्स निकल रही हैं। व्हाइट हॉट का मतलब हुआ उसमें से सारी वेवलेंथ्स निकल रही हैं। तो आप बताओ ज्यादा गर्म चीज कौन सी होती है? रेड हॉट ज्यादा गर्म होता है या व्हाइट हॉट ज्यादा गर्म होता है? कम ऑन। मैं बताता हूं आपको। सब्सटेंसेस विच आर व्हाइट हॉट आर फार मोर हॉटर देन रेड हॉट। चले ठीक है सर, मान लिया ये फिलामेंट व्हाइट हॉट हो गया, अब आगे क्या? आगे क्या? इस फिलामेंट को व्हाइट हॉट करके फायदा क्या होगा? बेटा जब ये फिलामेंट शदीद गर्म हो जाता है ना, इस फिलामेंट के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो जाते हैं। क्या निकलना शुरू हो जाते हैं इस फिलामेंट के अंदर से? इलेक्ट्रॉन्स। सर फिलामेंट में से इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकलने निकल गए? एक बात बताओ, फिलामेंट किसका बना है? सर फिलामेंट मेटल का बना है। तो मेटल के अंदर क्या होते हैं? सर मेटल के अंदर होते तो हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा जब तुम उन्हें शदीद एनर्जी दोगे हीटिंग की मदद से, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स बाहर आने निकल जाएंगे। सर आपने पढ़ाया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपने हमें एक बात सिखाई थी कि जब लाइट शाइन कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं। सर यहां आप कोई लाइट तो शाइन नहीं करवा रहे हैं, यहां तो आप हीट दे रहे हैं, और हीट देकर इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं। तो मैं यही बताना चाह रहा हूं, इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए एनर्जी चाहिए। अब वो एनर्जी आप लाइट की फॉर्म में देंगे तो वो कुछ चीज कहलाएगी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या करते थे? लाइट शाइन करते थे, लाइट शाइन करने से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते थे। तुम क्या कहते थे उस पूरी स्टोरी को? उस स्टोरी को कहते थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहां क्या कर रहे हो? सर यहां तो हम फिलामेंट को गर्म कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, और हीट करने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं। एग्जैक्टली ये चीज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होती बच्चों। इस चीज का नाम है थर्मियोनिक एमिशन। नीचे लिख रहा हूं मैं, थर्मियोनिक एमिशन। सर ये थर्मियोनिक एमिशन का मतलब क्या है? देखो, थर्म का मतलब है हीट, थर्म का मतलब है हीट, हीट करके थर्मियोन। इॉन ये जो वर्ड है, ये देखो मैंने किसको सर्कल किया है। अरे वाह सर, ये तो आयन है। एग्जैक्टली थर्म आयन। आयन किसे कहते हैं? आयन कहते हैं चार्ज को। और यहां पर आयन से मेरा मतलब कौन है? इलेक्ट्रॉन। थर्मियोनिक का मतलब हुआ हीट करने पे इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाना, चार्ज पार्टिकल बाहर आ जाना। ओ, थर्मियोनिक का मतलब हुआ हीट करने से आयोनिक। आयोनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन का, चार्ज का बाहर आ जाना। बिल्कुल। एमिशन का मतलब तो आपको पता ही है। एमिशन का मतलब होता है किसी चीज का खारिज होना।
खारिज होना, निकलना, एमिट आउट। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हीट करने पर इलेक्ट्रॉन्स के बाहर आने को क्या कहते हैं, अगर आपने किसी चीज को हीट किया और हीट करने पे इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए मेटल में से, इस प्रोसेस को आप बोलते हैं थर्मियोनिक एमिशन। यानी ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टाइप का ही समझ लें आप। बस वहां लाइट देकर आपने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलवाए थे, या आप हीट देकर इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलवा रहे हैं। समझ आ गई बात? चलिए सर, ये भी समझ आ गया। आपने एक मेटल फिलामेंट का इस्तेमाल किया, वो फिलामेंट टंगस्टन का था। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, गर्म होने के बाद भी वो पिघलेगा नहीं। फिर आपने कहा वो व्हाइट हॉट हो जाता है। व्हाइट हॉट होने के बाद उसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आना शुरू हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स बाहर आने के प्रोसेस को आप थर्मियोनिक एमिशन कहते हैं। गुड हो गया। पहले तो थम्स अप मारो अगर यहां तक स्टोरी समझ आ गई है इलेक्ट्रॉन के निकलने तक। गुड हो गया। तो इलेक्ट्रॉन के निकलने तक की स्टोरी मेरे बच्चों को समझ आ गई है। अब आओ आगे की स्टोरी पे। सर इलेक्ट्रॉन तो निकल गए, अब उन इलेक्ट्रॉन्स का सर हमने करना क्या है? मैं बता रहा हूं उन इलेक्ट्रॉन्स का आपने क्या करना है। अब जरा दोबारा से हम डायग्राम में वापस जाएंगे, और ये सब कुछ मैं इरेज कर रहा हूं दोबारा से। और अब मैं डायग्राम जूम करने जा रहा हूं, ये देखिए भाई। तो अब फिर से बताएं, क्या आपको कैथोड दिखाई दे रहा है? हाँ सर, कैथोड दिखाई दे रहा है, बेहतरीन दिखाई दे रहा है। कैथोड क्या है सर? ये अभी बताता हूं उसको मैं कैथोड क्यों कह रहा हूं। पहले तो बताओ, फिलामेंट दिखाई दे रहा है? हाँ सर, फिलामेंट दिख रहा है। फिलामेंट को क्या कर दिया हमने? बिजली देकर हीट कर दिया, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए। उन इलेक्ट्रॉन को करवाया जाता है एक्सेलरेट। क्या करवाया जाता है? इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट, बहुत हाई स्पीड पे मूव करवाया जाता है। सर इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट कैसे करवाएंगे? बहुत आसान है। ये जो कैथोड है ना, कैथोड, कैथोड को एक हाई वोल्टेज की बैटरी के साथ नेगेटिव से कनेक्ट कर दो। देखो यहाँ पे नेगेटिव बना हुआ है, और अगर तुम्हें नेगेटिव बना हुआ नहीं दिख रहा तो मैं इसको बोल्ड करके बना देता हूँ नेगेटिव। ये देखो, नेगेटिव माइनस साइन बना हुआ है, और यहां पर बना हुआ है पॉजिटिव साइन। आपको दोनों तरफ नेगेटिव पॉजिटिव दिख रहे हैं? अब तो दिख ही रहे होंगे। आई एम श्योर यू कैन सी नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ये रहा नेगेटिव टर्मिनल, ये रहा पॉजिटिव टर्मिनल। तुमने क्या किया? तुमने एक हाई वोल्टेज की बैटरी लगाई, कैथोड को बना दिया नेगेटिव। पहले तो एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है? सर इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, और तुमने उस फिलामेंट को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। अब जरा इसको समझो बेटा, ये बड़े मजे की चीज है, ये समझनी पड़ेगी तुम्हें। देखो, ये मेरा फिलामेंट था। फिलामेंट में से क्या निकल रहे थे सर? फिलामेंट में से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे। अब तुमने क्या किया? तुमने इसी फिलामेंट को क्या बना दिया? तुमने इसी फिलामेंट को नेगेटिव बना दिया। सर नेगेटिव बनाने से क्या होगा? फिलामेंट नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स भी नेगेटिव है। आप बताओ ये नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? सर नेगेटिव तो नेगेटिव को रिपेल करता है। एग्जैक्टली exactly। सामने तुमने एक मेटल टारगेट रखना है। क्या रखना है? सामने तुमने एक मेटल का बना हुआ टारगेट रखना है। मेटल टारगेट, मेटल टारगेट। सही है भाई। अच्छा, मेटल टारगेट को तुम बना दो पॉजिटिव, शदीद पॉजिटिव। फिलामेंट को बना दो शदीद नेगेटिव, मेटल टारगेट को बना दो शदीद पॉजिटिव। अब मुझे चैट पे जवाब चाहिए, चैट पे। इलेक्ट्रॉन्स को फिलामेंट क्या करेगा? अट्रैक्ट या रिपेल? इलेक्ट्रॉन्स को फिलामेंट क्या करेगा? अट्रैक्ट या रिपेल? वेरी गुड। इलेक्ट्रॉन्स को फिलामेंट रिपेल करेगा। बेहतरीन हो गया, क्योंकि सर इलेक्ट्रॉन्स भी नेगेटिव हैं, फिलामेंट भी नेगेटिव है। अब बताओ इलेक्ट्रॉन्स को मेटल टारगेट क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को मेटल टारगेट क्या करेगा? बेहतरीन हो गया, बेहतरीन। इलेक्ट्रॉन्स को मेटल टारगेट अट्रैक्ट करेगा। जबरदस्त हो गया भाई। तो सुनो भाई, दो चीजें, दो चीजें। इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन्स को आपका जो फिलामेंट है वो रिपेल कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को मेटल टारगेट अट्रैक्ट कर रहा है। समझ आ गई बात? यहां तक क्लियर है? तो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स हाई स्पीड पर कहां से कहां जाएंगे? सर ये तो बहुत ही आसान सवाल है। हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, प्यारा सा क्यूट सा इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को ये वाली साइड रिपेल कर रही है, और ये वाली साइड अट्रैक्ट कर रही है। तो हमारा इलेक्ट्रॉन बहुत ही हाई स्पीड में, हाई स्पीड में ट्रैवल करेगा। कहां से कहां तक? फिलामेंट से मेटल टारगेट तक।
ये बात अगर समझ आ गई है तो बेहतरीन हो गया। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा है? हाई स्पीड से मेटल टारगेट तक। और अगर मैं तुमसे पूछ लूं कि तुमने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट किया कैसे, कैसे एक्सेलरेट किया, तुम बोलोगे सर हमने इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया है हाई वोल्टेज देकर। कैसे इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया है? हाई वोल्टेज देकर। ये पूरी बात समझ आ गई? अब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन जाके मेटल टारगेट से टकराएगा, सोच समझ के जवाब देना। मेटल टारगेट से टकराने पर एक्सेलरेट करेगा या डीसेलरेट करेगा? स्पीड अप हो जाएगा या स्लो डाउन हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन जाके मेटल टारगेट पे टकराएगा तो मेटल टारगेट में जाकर क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब हो जाएगा ना। एब्जॉर्ब हो जाएगा तो एब्जॉर्ब होने का मतलब क्या? स्लो ही हो जाएगा ना, उसकी एनर्जी कहीं तो खर्च होगी ना। इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या थी? काइनेटिक एनर्जी थी। इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या थी भाई साहब? इलेक्ट्रॉन के अंदर काइनेटिक एनर्जी थी। समझ आ रही है बात? और इलेक्ट्रॉन जब जाके मेटल टारगेट से टकराएगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी ना, डिसेलरेट करेगा, वो स्लो डाउन हो जाएगा। अब ऊपर मैंने एक जुमला लिखा था, पढ़ना जरा। ये देखो, स्टार के साथ ये वाला जुमला पढ़ो, ये वाला जुमला लिखा हुआ है, एक्स रेज कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय डीसेलरेशन ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स व्हेन दे आर मेड टू हिट अ मेटल टारगेट। अब आ रही है असल बात। तुम्हें पता है जैसे ही इलेक्ट्रॉन जाके टकराएंगे क्या होगा? जब ये इलेक्ट्रॉन जाके मेटल टारगेट में टकराएंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स की सारी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। फोटॉन्स का मतलब सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जी सर, ये कौन से फोटॉन्स हैं? क्या ये विजिबल फोटॉन्स हैं? क्या ये दिखाई देंगे? जी नहीं, ये विजिबल फोटॉन्स नहीं है, ये एक्सरे फोटॉन्स हैं। कौन से फोटॉन्स हैं? एक्सरे फोटॉन्स। और मेटल टारगेट में टकराने के बाद उसमें से ये देखें क्या निकलने लगे? एक्सरेज निकलने लगे। ये जो मैंने इस पिक्चर में सर्कल बनाया, क्या ये एक्सरेज है? तो मैं एक बार फिर से पूरी स्टोरी सुना रहा हूं। सबसे पहले तो मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन आया कहां से? तुम बोलोगे सर, बेटा आप सुनना, गौर से सुनना, ठीक है सर। मेटल फिलामेंट है, मेटल फिलामेंट को हीट किया, थर्मियोनिक एमिशन हुआ, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए। हाई वोल्टेज देकर इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करवाया, इलेक्ट्रॉन्स जाकर मेटल टारगेट से टकराए, मेटल टारगेट में एब्जॉर्ब हुए, अपनी एनर्जी लूज की। किस फॉर्म में एनर्जी लूज की? अगर इलेक्ट्रॉन्स में एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी थी, किस फॉर्म में लूज की? एनर्जी लूज की इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। एनर्जी लूज की इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। कौन से फोटॉन्स? एक्सरे फोटॉन्स। तो मेटल टारगेट में से क्या निकलना शुरू हो जाएंगी? मेटल टारगेट में से एक्सरेज निकलना शुरू हो जाएंगी। मेटल टारगेट में से एक्सरेज क्यों निकल रही है? इलेक्ट्रॉन्स डीसेलरेट हो रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन डीसेलरेट होते हैं वो अपनी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। तो ये था पूरा एक्सरे का प्रोडक्शन। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, तवज्जो दें। ये जितनी भी स्टोरी मैंने आपको सुनाई है, ये पूरी स्टोरी बेटा अब मैं लिखने जा रहा हूं। एक एक करके मैं पॉइंट्स बनवाने जा रहा हूं, क्योंकि ये नोट्स आपके पास होने चाहिए और ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो जल्दी से मेरे साथ साथ अगर आप कॉपी कर रहे हैं तो नोट्स लिखना शुरू करें। तो पहले तो आप लिखेंगे पहला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय थर्मियोनिक एमिशन। देखें क्या वर्ड लिखा मैंने? थर्मियोनिक एमिशन। इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय थर्मियोनिक एमिशन फ्रॉम द फ्रॉम द टंगस्टन filament. Electrons are produced by thermionic emission from the tungsten filament by electrically heating it. आप क्या कर रहे हैं? आप अपने फिलामेंट को इलेक्ट्रिकली हीट कर रहे हैं। हीट कर दिया। इलेक्ट्रिकल हीटिंग की वजह से आपके फिलामेंट में से क्या निकलना शुरू हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो जाएंगे। इस प्रोसेस को आप बोलते हैं थर्मियोनिक एमिशन। अगली चीज क्या थी? इलेक्ट्रॉन्स को आपने एक्सेलरेट करवाया था, तो देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड, इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड
बाय यूजिंग, कैसे एक्सेलरेट करवाया? बाय यूजिंग अ हाई वोल्टेज, अ हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज। और ये हाई वोल्टेज भी कहां से आया? देखिए मैं नीचे इसकी डिटेल लिख रहा हूं, नीचे क्या लिख रहा हूं? बाय मेकिंग फिलामेंट कैथोड, फिलामेंट को आप कैथोड बना दें, कैथोड का मतलब है नेगेटिव, एंड मेटल टारगेट एनोड, मेटल टारगेट को एनोड बना दें, एनोड का मतलब है पॉजिटिव, बाय मेकिंग फिलामेंट कैथोड एंड मेटल टारगेट एनोड। फिलामेंट को आप क्या बना दें? फिलामेंट को आप कैथोड बना दें और मेटल टारगेट को आप एनोड बना दें। यहां तक भी बात समझ आ गई? अच्छा, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो गए, बेहतरीन। अब आगे क्या हुआ? एक्सेलरेट तो हो गए ना। अच्छा एक मिनट, यहां पे थोड़ी सी आगे की स्टोरी सुने भाई जरा। दीज हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड, बल्कि कोलाइड भी ना लिखें, हिट लिखें, हिट द मेटल टारगेट। ये मेटल टारगेट को क्या करेंगे? ये हिट करेंगे। क्या लिखा आपने? दीज हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स हिट द मेटल टारगेट एंड डीसेलेरेट, मेटल टारगेट से टकराकर ये डीसेलेरेट हो जाएंगे। ठीक है, दे लूज देयर काइनेटिक एनर्जी in the form of एक्स रे फोटॉन्स। ये अपनी काइनेटिक एनर्जी एक्स रे फोटॉन्स की शक्ल में लूज कर देंगे। समझ आ गई बात? ये अपनी काइनेटिक एनर्जी क्या कर देंगे मेरे बच्चों? एक्स रे फोटॉन्स की शक्ल में लूज कर देंगे। इज दैट क्लियर? ये बात समझ आ गई? अच्छा, अब सुने आगे की स्टोरी। एक बात बताएं, मेटल टारगेट के अंदर इलेक्ट्रॉन गया, इलेक्ट्रॉन मेटल टारगेट के अंदर गया। आप कह रहे हैं कि सर वो स्लो हो जाएगा, लूज कर देगा अपनी एनर्जी, ये सब कैसे हो रहा है? हाउ इज इट हैपनिंग? ये मेटल टारगेट के अंदर अपनी एनर्जी लूज कैसे कर रहा है? अब ये स्टोरी हमें सीखनी होगी। तो अब सुने हम आगे क्या पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरे का ग्राफ। एक ग्राफ आता है और वो ग्राफ है एक्सरे की इंटेंसिटी का ग्राफ। ठीक है, एक्स रे स्पेक्ट्रम। जब आप एक्सरे स्पेक्ट्रम बनाते हैं, अच्छा पेपर में ये एक्सरे स्पेक्ट्रम बहुत आते हैं भाई, इसके बड़े सवाल आते हैं। क्या मतलब एक्सरे स्पेक्ट्रम? जो एक्सरे प्रोड्यूस हुई है उसका मैं ग्राफ बना के दिखा रहा हूं आपको। इस तरह का ग्राफ बनता है। एक्स एक्सेस पर आप रखेंगे वेवलेंथ और वाई एक्सेस पर आप रखेंगे इंटेंसिटी। क्या रखा आपने? एक्स एक्सेस पर आपने रखा वेवलेंथ और वाई एक्सेस पर क्या रखा आपने? वाई एक्सेस पर रखा आपने इंटेंसिटी। क्लियर हो गई बात? अब जरा आ जाए आगे की स्टोरी पे। इसका ग्राफ किस शेप का बनता है? पहले मैं काम कर रहा हूं, पहले मैं आपको ग्राफ का शेप बनवा रहा हूं और फिर जाहिर है आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आएंगे, सर ये शेप ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। तो फिर मैं उसके आंसर्स लिख पाऊंगा, क्योंकि पेपर में भी एग्जामिनर पूछता है। तो पहले आप एक्सरे के ग्राफ का शेप देख लें। ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है, मैं रफ स्केच कर रहा हूं। ठीक है, कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है। एक्सरे का ग्राफ कुछ इस शेप का बनता है। ठीक है, ये है एक्सरे का ग्राफ। अच्छा जी, यहां पर अब आ जाए जरा आगे। ग्राफ समझ आ गया? अब जाहिर है आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, सर ये एक्सरे का ग्राफ ऐसा क्यों है, इसका शेप क्या है, ये जो आपने कांटे खड़े किए हैं ये कांटे क्या बता रहे हैं आपको? ये कांटे बड़े इंपॉर्टेंट है। एक्सरे का ग्राफ ऐसा क्यों बनता है सर? व्हाट डज दिस ग्राफ टेल अस? आपके दिमाग में आ रहे होंगे बहुत सारे सवाल, है ना? चले, आपके इन सवालों का जवाब मैं एक एक करके आपको दे देता हूं। सबसे पहले तो मैं खुद ही
आपसे पूछ लेता हूँ, या एग्जामिनर के सवालात यहाँ लिख के दिखा देता हूँ कि एग्जामिनर आपसे क्या क्या पूछे। यहाँ पे बस एक छोटी सी चीज करते हैं, इसको थोड़ा सा हम खिसका के पीछे ला रहे हैं क्योंकि ये बहुत आगे चला गया। थोड़ा सा खिसका के पीछे ले आए, बस अब सही। अब एग्जामिनर आपसे किस तरह के सवालात करेगा सुनिएगा। अच्छा हाँ, एक चीज बताना भूल गया, इस वेवलेंथ को बोलते हैं लैम्डा नॉट। ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है, इसको बोलते हैं कट ऑफ वेवलेंथ। कट ऑफ वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ या कट ऑफ वेवलेंथ। क्लियर हो गया? इट इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ या कट ऑफ वेवलेंथ। अच्छा जी, अब आ जाए ये कट ऑफ वेवलेंथ का मतलब क्या है और एग्जामिनर आपसे क्या क्या सवालात पूछने जा रहा है। सबसे पहला आपसे सवाल पूछेगा, मैं इसी के बारे में सवालात भी लिखवा रहा हूं और इसी के मैं जवाब भी लिखवा रहा हूं। पहला सवाल आएगा, क्वेश्चन, व्हाई डज द इंटेंसिटी वेवलेंथ ग्राफ, why does the intensity wavelength graph have a continuous have a continuous distribution। इस सवाल का मतलब ये हुआ, इस सवाल का पहले आप उर्दू में मतलब समझ लें कि इस सवाल का मतलब क्या है। एग्जामिनर पूछना जा रहा है कि ये इसकी इस तरह से पूरी एक रेंज क्यों बन रही है। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये हुआ कि किसी एक वेवलेंथ का एक्सरे नहीं निकल रहा है, अलग अलग वेवलेंथ के एक्सरे निकल रहे हैं। अगर सिर्फ एक वेवलेंथ का एक्सरे निकल रहा होता तो ग्राफ ऐसा थोड़ी होता। यहां तो इतनी बड़ी रेंज ऑफ वेवलेंथ आ रही है। तो इस चीज को अंग्रेजी में एग्जामिनर कैसे पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि ग्राफ का कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है। व्हाई डज द इंटेंसिटी वेवलेंथ ग्राफ, तो मैं लिखना ही भूल गया देखो, व्हाई डज द इंटेंसिटी वेवलेंथ ग्राफ, ग्राफ वर्ड लिखा ही नहीं मैंने, ग्राफ। Why does the intensity wavelength graph have a continuous distribution? एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि भाई रेंज ऑफ वेवलेंथ्स क्यों आ रही है। ये एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि ये ग्राफ इस शेप का क्यों है, इसकी कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो आप इसका जवाब क्या लिखेंगे, इसका जवाब आप लिखेंगे एक्स-रे photons, एक्स-ray photons are emitted, x-ray photons are emitted when electrons decelerate। एक्सरे फोटॉन्स क्यों निकले, इलेक्ट्रॉन्स के डीसेलेरेट होने की वजह से निकले। फिर आप क्या लिखेंगे, आप बताएंगे इलेक्ट्रॉन्स हैव अ वाइड रेंज, इलेक्ट्रॉन्स हैव अ वाइड रेंज ऑफ डीसेलेरेशन। भाई सारे इलेक्ट्रॉन्स की डीसेलेरेशन एक जैसी थोड़ी है, वाइड रेंज ऑफ डीसेलेरेशन, हेंस कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अब मैं पूरा इसका मतलब समझाता हूं। ये जो जवाब मैंने लिखवाया है ना, क्या ये मेरे अल्फाज हैं? जी नहीं, ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये मार्किंग स्कीम के अल्फाज हैं जो मैंने एज इट इज लिखवा दिए। सवाल भी लिखवा दिया, जवाब भी लिखवा दिया। एग्जामिनर क्या पूछेगा, बताओ तुम्हारे ग्राफ की कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है, ऐसे पूरी रेंज क्यों आ रही है। तुमने क्या जवाब दिया, तुमने बोला भाई असल में सीन ऐसा है कि जो एक्सरेज हैं वो कब एमिट होती हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स डिसेलेरेट करते हैं। अब सारे इलेक्ट्रॉन्स की डिसेलेरेशन एक जैसी थोड़ी है, किसी की डिसेलेरेशन कम है, किसी की डिसेलेरेशन ज्यादा है। समझ आ गई बात, किसी इलेक्ट्रॉन की डिसेलरेशन कम है और किसी इलेक्ट्रॉन की डिसेलरेशन ज्यादा है। तो इसीलिए कभी कम वेवलेंथ के एक्सरे फोटॉन्स निकलते हैं, कभी ज्यादा वेवलेंथ के एक्सरे फोटॉन्स निकलते हैं। बात समझ आ गई? ये गेम है भाई। अच्छा, फिर एग्जामिनर एक सवाल करेगा तुमसे, एक और सवाल आएगा एग्जामिनर का। सवाल आएगा, व्हाट डज कट ऑफ वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्ड टू। कट ऑफ वेवलेंथ से क्या मुराद है, कट ऑफ वेवलेंथ से क्या मुराद है। वो जो ग्राफ में थी ना लैम्डा नॉट, बना हुआ था ना ग्राफ में लैम्डा नॉट, ये देखो, ये कह रहा है कट ऑफ वेवलेंथ से क्या मुराद है। कट ऑफ वेवलेंथ हमें क्या बताता है, व्हाट डज इट कॉरेस्पॉन्ड टू। कट ऑफ वेवलेंथ हमें क्या बताता है। तो अब तुम बताओगे कट ऑफ वेवलेंथ के बारे में। कट ऑफ वेवलेंथ के बारे में क्या बताओगे तुम, कट ऑफ वेवलेंथ असल में मेरे बच्चों शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है। क्या होती है,
शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या होती है, अब जरा सुनो। तुम यहां पर बताओगे कट ऑफ वेवलेंथ कॉरिस्पॉन्ड्स टू द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। लिखो लिखो, साथ साथ लिखो। द कट ऑफ wavelength corresponds to the cutoff wavelength corresponds to an electron. Cutoff wavelength corresponds to an electron that is stopped, that is stopped in a single hit and loses all of its kinetic energy, loses all of its kinetic energy as an emitted X-ray photon. क्या मतलब हुआ? The cutoff wavelength corresponds to an electron that is stopped in a single hit and loses all of its kinetic energy एज एन एक्सरे फोटोन। क्या मतलब हुआ? अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैंने अभी अभी तुम्हें ऊपर एक बात बताई कि जब इलेक्ट्रॉन्स डीसेलरेट करते हैं, क्या सबकी एक जैसी डीसेलरेशन होती है? आपने कहा नहीं, किसी की डीसेलरेशन ज्यादा होती है और किसी की डीसेलरेशन कम होती है। कुछ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा डीसेलरेट करते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स कम डीसेलरेट करते हैं। हाँ या ना? यही पढ़ा है ना मैंने, कुछ इलेक्ट्रॉन ज्यादा डीसेलरेट करते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स कम डीसेलरेट करते हैं। मान लो एक इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन टकराया, और टकराते ही बिल्कुल रुक गया। स्लो नहीं हुआ, स्लो नहीं हुआ, रुक गया। रुकने का मतलब सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी ठक करके लूज कर दी। तो बेटा जब इतना जबरदस्त डीसेलेरेशन होगा, एक तो होता है ना स्लो हो गया, नहीं स्लो नहीं हुआ, रुक गया, इतनी जोर की टक्कर मारी, धूम करके रुक गया, तो वो अपनी एनर्जी लूज करेगा सबसे ज्यादा। जो इलेक्ट्रॉन एक टक्कर में ही रुक जाएगा, इसका मतलब उसने सबसे ज्यादा एनर्जी लूज की है। इसका मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी का फोटोन निकलेगा, और सबसे ज्यादा एनर्जी के फोटोन का मतलब है सबसे कम वेवलेंथ। तो देखिए मैंने क्या लिखा हुआ था, कट ऑफ वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्ड्स टू एन इलेक्ट्रॉन दैट इज स्टॉप्ड इन अ सिंगल हिट and loses all of its kinetic energy as an emitted X-ray photon। समझ आ गई बात? ये गेम है कट ऑफ वेवलेंथ का। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कट ऑफ वेवलेंथ क्या होता है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या होती है? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब है वो वेवलेंथ ऑफ फोटोन जो ऐसे इलेक्ट्रॉन की वजह से निकली हो, ऐसे इलेक्ट्रॉन की वजह से निकली हो जो सिंगल हिट में टक्कर खा के रुक गया हो, सिंगल हिट में टक्कर खा के रुक गया हो। अब मैं तुम्हें इसकी थोड़ी सी मैथमेटिक्स सिखाना चाहूंगा, मैथमेटिक्स समझाना चाहूंगा। सुनो, यहां पर तुम क्या लिखोगे, यहां तुम एक मैथ्स लिखोगे, तुम लिखोगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आई कहां से थी? इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी कहां से आई थी बताओ? वर्क डन से ना, वर्क डन बाय हाई पीडी। कहां से आई थी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स के अंदर? इलेक्ट्रॉन्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी आई थी क्योंकि हाई पोटेंशियल डिफरेंस देकर आपने क्या करवाया था? हाई पोटेंशियल डिफरेंस देकर, हाई वोल्टेज देकर आपने उनको एक्सेलरेट करवाया था। तो काइनेटिक एनर्जी को मैं लिख देता हूं ई मैक्स। ई मैक्स सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन। और आपको पता है बेटा वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, एक होता है वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। चार्ज की जगह देखो मैंने क्या लिख दिया, चार्ज की जगह मैंने इलेक्ट्रॉन लिख दिया। इलेक्ट्रॉन को यहां भेजो तो वर्क की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ई वी। क्या लिख दिया वर्क की जगह? ईवी। अगर आप में से किसी बच्चे को नहीं समझ आया
कि वर्क की जगह ईवी कहां से आया, देखो वोल्टेज का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन चार्ज, तो वर्क का फॉर्मूला होगा चार्ज इनटू वोल्टेज। तो ई मैक्स किसके बराबर आ गया, ईवी के। ठीक है, अब तुम क्या लिखोगे, नाउ द इलेक्ट्रॉन loses its kinetic energy as एक्स रे फोटोन। अब उसी इलेक्ट्रॉन ने अपनी काइनेटिक एनर्जी क्या कर देनी है, लूज कर देनी है इन द फॉर्म ऑफ एक्स रे फोटोन। तो अब तुम क्या लिखोगे, लॉस इन ई मैक्स इज इक्वल टू गेन इन एक्स रे फोटोन एनर्जी। तुम अज्यूम कर रहे हो कि जितनी भी एनर्जी उसने लूज की है, जितनी भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने लूज की है, वो सारी एनर्जी किसने गेन कर ली, एक्सरे फोटोन ने। यार यहां पर मैं ना ये कलर चेंज कर रहा हूं मैं इसका, क्योंकि ये मैं टेक्स्ट रहने देना चाह रहा हूं यार। अब सही है। हाँ भाई, अब एक बात बताओ, कितनी एनर्जी थी, एनर्जी कितनी थी बेटा, एनर्जी थी ईवी। और अब ये ईवी एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को मैं कह रहा हूं ईवी, ईवी किसकी एनर्जी थी, ईवी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थी। कहां से आई, वर्क करके आई। किसने किया वर्क, हाई वोल्टेज ने वर्क किया। अब ये जो ईवी एनर्जी है जो कि इलेक्ट्रॉन के अंदर है, ये पूरी की पूरी एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी फोटोन में, और फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हैं, एच सी अपॉन लैम्डा, एच सी अपॉन लैम्डा। इसमें जरा लैम्डा को सब्जेक्ट बनने, अच्छा लैम्डा के साथ देखें, मैं छोटा सा लिख रहा हूँ लैम्डा नॉट, लैम्डा नॉट का मतलब है कट ऑफ वेवलेंथ, लैम्डा नॉट को सब्जेक्ट बनाए, तो लैम्डा नॉट बराबर आ जाएगा एच सी अपॉन ई वी। ये फॉर्मूला आ गया कट ऑफ वेवलेंथ का। कट ऑफ वेवलेंथ बोले मिनिमम वेवलेंथ बोले, बात ही की है। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला आ गया, ये फॉर्मूला आ गया कट ऑफ वेवलेंथ। कब एमिट होता है, एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन transfers all of its energy as photon। ठीक है, ये फॉर्मूला सिर्फ कब अप्लाई होगा, कट ऑफ वेवलेंथ के लिए। कट ऑफ वेवलेंथ सिर्फ कब होती है बेटा, कट ऑफ वेवलेंथ सिर्फ तब होती है जब इलेक्ट्रॉन अपनी सारी एनर्जी लूज कर देगा। क्योंकि कभी कभार ऐसा भी होता है, इलेक्ट्रॉन टकराया, टकराने पर उसने अपनी सारी एनर्जी लूज नहीं की। अगर उसने अपनी सारी एनर्जी लूज नहीं की है, तो फिर ये वाला फॉर्मूला नहीं लग सकता। ये फॉर्मूला सिर्फ कब लगेगा, ये फॉर्मूला सिर्फ तब लगेगा जब इलेक्ट्रॉन अपनी सारी की सारी एनर्जी क्या कर चुका है, लूज कर चुका है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। तो उस फोटोन की जो वेवलेंथ होगी, उसकी वेवलेंथ को आप कहते हैं कट ऑफ वेवलेंथ। और कट ऑफ वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है एच सी अपॉन ईवी। एच का मतलब है प्लैंक्स कांस्टेंट, सी का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट, ई का मतलब होता है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, और वी का मतलब होता है वोल्टेज। तो एक काम करता हूं, मैं इन तमाम वेरिएबल्स को यहाँ पे असाइन कर देता हूँ। लैम्डा नॉट का मतलब क्या है, लैम्डा नॉट का मतलब है मिनिमम वेवलेंथ या कट ऑफ वेवलेंथ। फिर फिर क्या हमारे पास, एच क्या है बेटा, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 10⁻−34। अच्छा फिर क्या हमारे पास, फिर हमारे पास सी इज स्पीड ऑफ लाइट। ये फॉर्मूला मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि फॉर्मूला बहुत आता है, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ई क्या है हमारे पास, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, मतलब 1.6 10⁻−19। और वी क्या है, कैपिटल वी, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। समझ आ गई बात भाई।
तो यह आ गया आपका बेटा फॉर्मूला। अच्छा, इस ग्राफ से रिलेटेड एक सवाल तो रह गया। सर आपने ये भी बता दिया, सर आपने ये भी बता दिया कि यहां पर अपना इसका स्पेक्ट्रम इस तरह का क्यों है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्यों है। और सर आपने ये भी बता दिया कि यहां पर ये स्पाइक्स क्यों बन रहे हैं, ये पीक्स क्यों बन रहे हैं। ठीक है, अब सर आप हमें बताएं, एक और सवाल है जो यहां पर आता है कि यहाँ पे ये स्पाइक्स क्यों बन रहे हैं। आपने रेंज बता दिया, आपने कट ऑफ वेवलेंथ बता दी। अब सवाल आना चाहिए सर, क्वेश्चन, व्हाई डज द ग्राफ व्हाई डज द ग्राफ हैव शार्प स्पाइक्स या पीक्स। ये जो शार्प स्पाइक्स हैं या पीक्स हैं, ये क्यों है। ये जो देखें, ये ग्राफ आ गया आपको, इस ग्राफ में ये शार्प स्पाइक्स शार्प पीक्स क्यों है। तो इसका जवाब आप देंगे कैसे, सुनिएगा। अब मैं थोड़ी सी इसकी स्टोरी सुनाता हूं, फिर मैं समझाता हूं। मान लो ये एक एटम है, ये एक एटम है, और ये आ गए उस एटम के शेल्स, और शेल्स के अंदर आ गए इलेक्ट्रॉन्स, शेल्स के अंदर आ गए इलेक्ट्रॉन्स। अब मान लो बाहर से एक एक्स रे फोटोन आता है। कौन आता है, एक एक्स रे फोटोन आता है, और एक्स रे फोटोन आकर इस इलेक्ट्रॉन से टकरा गया। एक्स रे फोटोन बाहर से आया और इस इलेक्ट्रॉन से टकरा गया, जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये अंदर का इलेक्ट्रॉन है थोड़ा, टकरा गया। और इलेक्ट्रॉन से टकराकर इस इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर दिया। नॉकआउट करने का मतलब समझते हो, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। अगर ये इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो अब यहां पर पता है क्या होगा, यहां पर इस इलेक्ट्रॉन के चले जाने से यहां पर एक खला बन जाएगी, एक खाली जगह बन जाएगी। इलेक्ट्रॉन तो चला गया, इलेक्ट्रॉन को तो टक्कर मार के इसने बाहर निकाल दिया। अब यहां पर क्या बन जाएगी, मैंने क्या कहा, यहां पर एक वैकेंसी आ गई। वैकेंसी का मतलब एक खाली जगह आ गई। वो जगह पहले एक इलेक्ट्रॉन ने ऑक्यूपाई की हुई थी, बाहर से एक फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन से टकराया, इलेक्ट्रॉन को किक आउट कर दिया, नॉक आउट कर दिया, निकल तू बाहर जा। अब यहां पर तो वैकेंसी है, खाली जगह है। अब एटम के अंदर एक रूल है, एटम के अंदर रूल ये कि भाई पहली सफ को पहले भरें। फुल मस्जिद वाला रूल, जमात वाला रूल। अगर अगली सफों में जगह खाली है तो पिछली सफों पे खड़े होने की जरूरत नहीं है, आगे जाएं, आगे वाली जगह पुर करें पहले। अब यहां पर जब वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी इलेक्ट्रॉन के बाहर जाने की वजह से, तो पिछली सफ का जो इलेक्ट्रॉन है, अभी उसकी जिम्मेदारी है कि वो नीचे उतरे और वो आगे जाके पहले इसको पुर करे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन नीचे जाएगा तो इसे तो कहते हैं ट्रांजिशन। क्या कहते हैं इसे, ट्रांजिशन। ये मैंने पढ़ाया है। ट्रांजिशन का मतलब ये होता है व्हेन इलेक्ट्रॉन गोज फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल। जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पर जाएगा तो वो क्या करता है, याद आया। जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में जाता है तब वो क्या निकालता है, तब वो एक फोटोन निकालता है। फोटोन निकालता है, और वो एक्सरे फोटोन है। अच्छा, यहां पे मैं इतनी देर से गलत चीज बना के बैठा हूं, तुम लोगों ने नोट नहीं की। अबे बाहर से फोटोन थोड़ी आया है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा पढ़ा के दिमाग खराब हो गया। बाहर से फोटोन थोड़ी आया है, बाहर से इलेक्ट्रॉन आया है, इलेक्ट्रॉन। मेटल टारगेट पे क्या भेजा था आपने, मेटल टारगेट पे आपने इलेक्ट्रॉन भेजा था। बाहर से कौन आया है, फोटोन नहीं आया। वो मैंने गलत बनाया हुआ था इतनी देर से, और वो मुझे भी ओवरलुक हो गया। बाहर से फोटोन नहीं आया, बाहर से इलेक्ट्रॉन आया। सर ये जो आपने इतना बड़ा एटम बनाया, ये किसका एटम है बेटा, ये मेटल टारगेट का एटम है। मेटल टारगेट का एटम है, ठीक है सर। फोटोन आया, सॉरी, इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन आकर टकराया, टकराने पर अंदर के एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। तो जब अंदर का इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या हुआ, अंदर का इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद वहां पर क्या खाली रह गई, वहां पर जगह खाली रह गई। एक वैकेंट स्पेस आ गई, एक जगह आ गई। समझ आ रही है बात। अब उस जगह को पुर कौन करेगा, ऊपर से एक इलेक्ट्रॉन नीचे उतरेगा और उस जगह को पुर करेगा। और जब वो ऊपर से नीचे उतरेगा तो वो एक्सरे फोटोन निकालेगा, और जब ये एक्सरे फोटोन निकलेगा तो तुम्हें ग्राफ पे वो पीक्स दिखाई देंगी, वो स्पाइक्स दिखाई देंगी।
वो पूछा था ना एग्जामिनर ने कि स्पाइक्स क्यों दिख रही हैं, स्पाइक्स ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्सरे फोटॉन्स की वजह से निकल रही हैं। एक तो एक्सरे फोटॉन्स वो थे जो डीसेलरेशन से निकल रहे थे, एक तो एक्सरे फोटॉन वो थे जो डीसेलरेशन से निकल रहे थे, ये वाले एक्सरे फोटॉन्स अलग निकल रहे हैं ट्रांजिशन की वजह से। तो ये ग्राफ पे स्पाइक्स के तौर पे दिखती हैं ये लाइनें तुम्हें। तो अब ये पूरी स्टोरी मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं, ठीक है। ये पेपर में इतना डिटेल में नहीं आता, इसको तुम किस तरह से लिखोगे एग्जाम में, मैं तुम्हें इसका जवाब लिखवाने जा रहा हूं। आप मेरे साथ साथ जल्दी से इसका आंसर लिखें। क्या लिखेंगे आप, देखिए मैं लिखवा रहा हूं। an electron when an electron is absorbed by an atom, such that it interacts with the electron in the atom of in the atom, and क्या किया उसने, इलेक्ट्रॉन आया अंदर आकर दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट किया, और फिर क्या किया उसको, नॉक्स इट आउट ऑफ द एटम। क्या लिखा आपने, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एब्सॉर्ब बाय एन एटम सच दैट इट इंटरेक्ट्स विद द इलेक्ट्रॉन इन द एटम एंड नॉक्स इट आउट ऑफ द एटम। फिर आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे द अदर इलेक्ट्रॉन टेक्स अ ट्रांजिशन from higher energy level to lower energy level to fill its space. This results, yeah, this transition results, this transition results in the emission of X-ray photons, X-ray photons, which are represented by sharp spikes, sharp spikes showing emission spectrum, emission spectrum of मेटल टारगेट। ये मेटल टारगेट का एमिशन स्पेक्ट्रम है और कुछ भी नहीं है, जो शार्प लाइनें बन रही हैं ये मेटल टारगेट का एमिशन स्पेक्ट्रम है। इस तरीके से आपने इसका पूरा जवाब देना है। तो मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, हुआ क्या, बाहर से इलेक्ट्रॉन आया, अंदर के इलेक्ट्रॉन को उड़ा दिया, अब ऊपर से कोई इलेक्ट्रॉन आएगा उतर कर नीचे वाले की जगह लेगा, जगह ले ली। अच्छा, जगह लेने के बाद जाहिर है जब वो ऊपर से नीचे उतरा है तो वो क्या करेगा, ऊपर से नीचे उतरने के चक्कर में वो फोटोन एमिट करेगा, और वो फोटोन एक्सरे फोटोन होता है जिसकी एनर्जी, वो फोटोन एक्सरे फोटोन होता है जिसकी एनर्जी आप इस तरीके से ग्राफ पे देखते हैं। उंगली दब गई मेरी कुर्सी में, ठीक है। तो ये स्टोरी थी भाई। अब आ जाए आगे, अगली क्या चीज पढ़नी है हमने, अब मैं आपको बता रहा हूं। एक्सरेज की इंटेंसिटी के हवाले से एक सवाल और है। पहले तो मैं आपको बता दूं इंटेंसिटी होती क्या है। इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज, इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूं, इट
refers to the number of photons, number of photons emitted per unit time per unit area, per unit time per unit area। बल्कि उसको पहले ऐसा लिखो, नंबर ऑफ फोटॉन्स मत लिखो, एनर्जी ऑफ फोटॉन्स लिखो, फिर मैं नंबर ऑफ फोटॉन से रिलेट करता हूं। तुम पहले लिखो इट रेफर्स टू द एनर्जी ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। पहले तो इंटेंसिटी की जो एक्चुअल डेफिनेशन है, पहले तो इंटेंसिटी की एक्चुअल डेफिनेशन बताओ, एनर्जी अपॉन टाइम अपॉन एरिया, यही होती है इंटेंसिटी की डेफिनेशन। अब आ जाओ आगे, अगर मैं इंटेंसिटी के फॉर्मूला को ओपन कर दूं, तो मैं पता ना एक फोटोन की एनर्जी होती है एच एफ, दो की टू एच एफ, थ्री की थ्री एच एफ, तो सारे फोटॉन्स की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, एन एच एफ अपॉन टी ए। अब मुझे बताओ ये एन अपॉन टी क्या है, एन अपॉन टी होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम। तो तुम ये बात लिख कर बताओगे, इफ इंटेंसिटी ऑफ एक्स रेज इज इंक्रीज्ड, अगर आपने एक्स रेज की इंटेंसिटी बढ़ा दी, तो एक्चुअली आप क्या बढ़ा रहे हैं, द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम ऑल्सो इंक्रीज। इंटेंसिटी बढ़ाने का क्या मतलब है, इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब ये है कि आपने नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा दी, ठीक है, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा दी। इंटेंसिटी बढ़ाने का क्या मतलब है, इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब है आपने नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा दी, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाए आगे, इंटेंसिटी से ही रिलेटेड एक चीज। अच्छा अच्छा सर, इंटेंसिटी बढ़ाएंगे कैसे, ये तो बताएं। आपने कहा कि इंटेंसिटी अगर बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाएंगे, इंटेंसिटी बढ़ाएंगे कैसे, हम कैसे ज्यादा एक्सरे, इंटेंस एक्सरे पैदा करेंगे। तो देखें ये भी लिख दें, इंटेंसिटी कैन बी इंक्रीज बाय intensity can be increased by increasing the supply voltage between filament and metal target। वो आपने फिलामेंट और मेटल टारगेट के दरमियान वोल्टेज दिया था इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करवाने के लिए, उसको बढ़ा दें। इंटेंसिटी कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द सप्लाई वोल्टेज बिटवीन फिलामेंट एंड मेटल टारगेट। अच्छा जी, अब आ जाए आगे, इंटेंसिटी के बाद आपसे पेपर में सवाल क्या आएगा, पेपर में आपसे सवाल आएगा हार्डनेस के बारे में। बल्कि एक मिनट, इंटेंसिटी अगर तुम बढ़ा रहे हो, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे कैसे, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे मेरे बच्चों, किसके टकराने से, नंबर ऑफ फोटॉन्स का मतलब है ज्यादा इलेक्ट्रॉन, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये हो गया ज्यादा थर्मियोनिक एमिशन। एक काम करो, उसको ठीक करो, ये हार्डनेस वाली बात यहां आ गई। इंटेंसिटी कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द सप्लाई वोल्टेज बिटवीन फिलामेंट एंड, ये मत लिखो, सप्लाई वोल्टेज फॉर थर्मियोनिक एमिशन लिखो, मैं बता रहा हूं क्यों। सप्लाई वोल्टेज टू फिलामेंट फॉर थर्मियोनिक एमिशन, वो वाली बात मैं हार्डनेस में लिख पाऊंगा, वही मैं बोलूं कुछ गड़बड़ हो रही है। इंटेंसिटी कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द सप्लाई वोल्टेज टू फिलामेंट फॉर थर्मियोनिक एमिशन। क्या मतलब हुआ इस बात का, सुनो, अगर थर्मियोनिक एमिशन ज्यादा होगा, थर्मियोनिक एमिशन ज्यादा होने का मतलब क्या है, थर्मियोनिक एमिशन ज्यादा होने का मतलब ये हुआ बच्चों, ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलने, और इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा निकलेंगे उतना ज्यादा वो डीसेलेरेट होंगे, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डीसेलेरेट होंगे उतना ज्यादा फोटॉन्स निकलेंगे। अगर मान लो 10 इलेक्ट्रॉन थे तो 10 फोटॉन्स में रिजल्ट करेंगे वो,
लेकिन अगर 20 इलेक्ट्रॉन निकलने दे विल रिजल्ट इन 20 फोटॉन्स। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर बढ़ाने हैं, इंटेंसिटी बढ़ानी है, तो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़नी चाहिए। अभी ये गलत हो जाता, मुझे लग रहा था मैंने कुछ भंड मारा है। अच्छा, अब आ जाए आगे। अब पेपर में एक सवाल आएगा हार्डनेस के बारे में, हार्डनेस ऑफ एक्सरे, कि सर एक्सरे की हार्डनेस से क्या मुराद। तो पहले तो मैं आपको एक्सरे की हार्डनेस के बारे में बता देता हूं। पहले आप हार्डनेस के बारे में लिखें। इट इज द अबिलिटी, इट इज द अबिलिटी of X-rays to penetrate. It is the ability of X-rays to penetrate through a medium. X-rays कितना पेनिट्रेट कर सकती हैं, कितना अंदर जा सकती हैं किसी मीडियम के, इसे आप हार्डनेस कहते हैं। अच्छा, इसके बारे में भी थोड़े से पॉइंट्स लिखवा दूं आपको। शॉर्टर वेवलेंथ्स refer to harder X-rays। जितनी कम वेवलेंथ वाली होंगी उतनी ज्यादा हार्ड होंगी। हार्ड का मतलब ये, वो उनकी पेनिट्रेशन पावर उतनी ज्यादा होगी, उतना ज्यादा वो पेनिट्रेट कर पाएंगे। सही है। अच्छा, आगे की स्टोरी देखें भाई। शॉर्टर वेवलेंथ रेफर टू हार्डर एक्सरेज। हार्डनेस, अब ये आ गई वो वाली चीज। हार्डनेस कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द potential difference between metal target and filament। मेटल टारगेट एंड फिलामेंट, यानी कैथोड और एनोड। क्योंकि देखो जितना ज्यादा वोल्टेज होगा ना, वोल्टेज ज्यादा होने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की स्पीड उतनी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन की स्पीड जितनी ज्यादा होगी उतनी जोर से जाके टकराएगा, जितनी जोर से जाके टकराएगा उतनी ज्यादा डिसेलरेशन करेगा, और जितनी ज्यादा डिसेलरेशन करेगा उतनी ज्यादा शॉर्टर वेवलेंथ का एक्सरे निकलेगी, उतनी ज्यादा पेनिट्रेशन होगी उसकी। समझ आ रही है बात। तो इस तरीके से आपने हार्डनेस को एक्सप्लेन करना है। अच्छा, अब आ जाए भाई सर, सारी चीजें तो हो गई, अभी तक हमने इतनी सारी चीजें पढ़ ली हैं। एक्सरे प्रोड्यूस कैसे होती हैं, एक्सरे की क्या क्या चीजें हैं। सर जो अभी तक हमने नहीं पढ़ा वो ये है कि एक्सरे इस्तेमाल कैसे होती है मेडिकल में। आप तो एक्सरे की इमेजिंग टेक्निक पढ़ा रहे थे ना, तो एक्सरे इमेजिंग के लिए इस्तेमाल कैसे होती है सर वो बताएं। हाउ डू वी यूज एक्सरेज फॉर मेडिकल इमेजिंग। तो अब हम अगली चीज जो पढ़ेंगे, एक्स रेज फॉर, बल्कि एक्स रेज इन लिखो ना, एक्स रेज इन मेडिकल इमेजिंग। मेडिकल इमेजिंग में एक्स रेज कैसे इस्तेमाल होगी, और ये चीज हम स्टार्ट करेंगे बच्चों इसके पार्ट 2 में, इसके नेक्स्ट पार्ट। अभी इसको हम यहीं तक रखेंगे। अभी हमने एक्सरेज आधा कवर किया है। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको एक्सरेज वाला पार्ट पूरा पढ़ाऊंगा, और एक्सरेज वाला पार्ट पूरा पढ़ाने के बाद मैं उसके आपको पांच पेपर क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।